गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का लास्ट सेशन शुरू करते हैं। साथियों, अब तक हमने वास्तु एक्सपर्ट कोर्स में 7 दिन में जो किया उसका हल्का सा एक रिकैप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बहुत जरूरी चीजें जो आपको आगे अब काम करना है, फील्ड में उतरना है, तो वो आपको सीरियसली नोट करके रखनी है और उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने थ्योरी ऑफ नमस्ते सर। एलिमेंट पढ़ी। उसमें क्रिएशन, बैलेंस और डिस्ट्रैक्शन, तीनों पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिर उनके पांचों एलिमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे हमने देखा कि क्या इसके गुण हैं, और अगर एंटी एलिमेंट आ गया तो इसके क्या ये फिर दोष इनमें हो जाते हैं और ये हमारे को क्या क्या परेशानियां खड़ी करता है। फिर हमने देखा कि इनकी डायरेक्शन एलिमेंट की कौन सी है, और साथ में इनके अपने क्या इफेक्ट रहेंगे डायरेक्शन में, ये क्या इफेक्ट देंगे एलिमेंट। और एंटी डायरेक्शन में अगर जैसे जल है वो फायर में चला गया, एयर स्पेस में चली गई, अर्थ वाटर में आ गया, तो ये एलिमेंट एंटी डायरेक्शन में अगर प्लेस हो गए तो क्या इफेक्ट देंगे। फिर हमने एंट्रीज के बारे में जाना कि मुख्य द्वार का और बिल्ट एरिया के द्वार का, मेन एंट्री का क्या इफेक्ट रहता है, कैसे हम उसको। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ जी ठीक सर, है। आ रही तो है। एंट्रीज का हमने देखा कि क्या इफेक्ट रहता है, हमारे स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है। जिस घर की जो एंट्री है वहां रहने वाले का स्वभाव लगभग वैसा ही उसे प्रभावित मिलता है। फिर हमने एक्टिविटीज पे कि कौन सी एक्टिविटी किस एलिमेंट की है, जैसे बर्नर है, इसकी क्या एक्टिविटी, इसकी क्या है गुण, कौन से एलिमेंट में आएगा, फायर में। ऐसे ही कोई भी स्टोर है वो कौन सी उसमें आएगा एलिमेंट में, अर्थ में। ऐसे एक्टिविटी का हमने बाइफिरकेशन, उनकी क्या वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसको एलिमेंट में हम कन्वर्ट करना सीखा कि कौन से एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। फिर आगे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी दिशा में रखा है और वो क्या इफेक्ट दे रहा है वहां पर, उस दिशा के समरूप है या उस दिशा से एंटी होने की वजह से वहां वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा। और रेमेडीज के हमने 14-15 जो टाइप्स हैं उन पे विस्तार से चर्चा की कि कैसे हम परमानेंट ब्लॉक मेटल सर्जरी से करेंगे, कैसे हम एलिमेंटल स्ट्रिप से उनका उपाय करेंगे, और किस प्रकार से हम मर्म टेक्निक, तरह तरह की जो हमने 14-15 रेमेडी के ऊपर डिस्कस किया वो हमने देखा, जाना कि कैसे अब हम। तो इस प्रकार से हमने लगभग हमारा वास्तु एक्सपर्ट का कोर्स के सारे पॉइंट कवर कर लिए, उनको सीख लिया, देख लिया। अब हमें उनको अच्छे से याद करना है और अब फील्ड में उतर के लोगों को समाधान देना है। कई बार ज्यादा इधर उधर का ज्ञान भी, क्योंकि आप जब तक एक, जैसे महावास्तु के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो सीखा है,
तो ऐसे हमारे समाज में और भी कई तरह के वास्तु, ट्रेडिशनल वास्तु भी है, और कई लोगों के द्वारा वीडियो यूट्यूब डाल रखी है, उन पे वो अपना आपको संदेश दे रहे हैं कि ये इस हिसाब से उन्होंने, तो आप अगर 10 जगह से सुनेंगे वीडियो, भ्रमित हो जाएंगे, इसकी मानने या उसकी मानने। वास्तु पे हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हम भी पहले ट्रेडिशनल वास्तु की बुक्स पढ़ते थे, अलग अलग ऑथर की बुक्स पढ़ते थे, तो उसमें सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं मिला। कोई राइटर कुछ लिख रहा है, कोई राइटर कुछ लिख रहा है, ऐसे ही यूट्यूब पे भी कई यूट्यूबर इसके बारे में कुछ कहते हैं, वास्तु के बारे में, और इसके बारे में कभी कुछ कहते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि आप महावास्तु के अनुसार अगर फॉलो करेंगे, महावास्तु प्रिंसिपल से जुड़े रहेंगे, तो आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो लगभग त्रुटि रहित है। सारी त्रुटियां इसमें, इतने सर्वे, इतने लोगों को एक्सपीरियंस और उनके रिजल्ट देकर इसमें बहुत अच्छा एक ये मेथड डेवलप हुआ है। तो महावास्तु पैटर्न को फॉलो करें, ज्यादा इधर उधर के दूसरी उनको सुनेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप ही उसमें दुविधा में रहोगे, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। इसलिए ऐसी वीडियो सुनेंगे तो भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा और उसमें गलत बातें आएंगी। कहा भी है, सुलझाए नहीं सुलझती हालात की गुत्थी, अहले दानिश ने इस कदर उलझाई है। सुलझाए नहीं सुलझती हालात की गुत्थी, अहले दानिश ने इस कदर उलझाई है। इसलिए सुलझाए नहीं सुलझती हालात की गुत्थी, क्योंकि बंदे ने उसमें अपनी अक्ल लड़ाई है, अपनी अक्ल लगाई है। आप जो महावास्तु के प्रिंसिपल हैं, जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, उसको बेसिक्स याद करके उनको फॉलो करें। इधर उधर से जो सुनी हुई बातें हैं उनको इसमें ना लगाएं, नहीं तो केस उलझेंगे, आप सही रिजल्ट नहीं दे पाओगे। ये मेरा आपको संदेश है, इसको ध्यान रखना। आपके उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इसमें इसी पैटर्न को अपनाते हुए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी डिसीजन करने लग जाओगे। वो आपको सटीक जो आपके अंदर से आ रहा है वो सही रहेगा। इधर उधर का सुना सुनाया अगर इसमें आप लागू करोगे तो कहीं ना कहीं भटक जाओगे, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरूर दुर्भाग्य का बिखर जाएगा, गुरूर दुर्भाग्य का बिखर जाएगा, नींव उसकी हिलाओ तो सही। कितनी भी प्रॉब्लम है किसी क्लाइंट की या आपकी, कितनी भी समस्याएं हैं, वो हर हालत में आप सोल्व कर पाओगे, सोल्व कर सकते हो, क्योंकि समाधान सब यहीं पे ही है, कहीं बाहर से कुछ नहीं लाना। आप जिस भी घर में या ऑफिस में, फैक्ट्री में आप वास्तु करोगे तो समाधान वही है। आपको तो बस ये देखना है कि अब इसको, ये समस्या है तो कहां से ढूंढे। तो क्या कहा है, गुरूर दुर्भाग्य का बिखर जाएगा, नींव उसकी हिलाओ तो सही। पत्थर दिल उसका पिघल जाएगा, तीर कर्म का चलाओ तो सही। तो ये कर्म का तीर, ये वास्तु है, ये कर्मयोगी का है। ये आप जब इसके प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे, लागू करवाएंगे, इंप्लीमेंट, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे, निश्चित तौर पे आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। वास्तु में कोई भी लाइफ में जो समस्या आ रही है वो आपके घर से ही आई हुई है, बस उसको पहचानना भर है। फिर उसको रेमेडी के तरीके हमें पता है, कौन सी रेमेडी लगेगी वो भी आप धीरे धीरे, आपको मेथड हमने दे ही दिया, वो पता लग जाएगा। उस अनुसार उसको सुलझा लेना है, इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी हम कॉमन एक आपसे पहले ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब तक जो आपने सीखा, कहाँ क्या आपको ये लगा कि भाई हमें ये चीज कंफ्यूजन है या ये चीज पूरी नहीं हुई इसमें, एक्सपर्ट कोर्स तक की, एडवांस कोर्स में ना जाए। तो मैं सबसे पूछता हूं, कोई ऐसी आपके मन में है कि भाई ये चीज हम
नहीं कर पाए, यही हमें समझ में नहीं आई। कोई शेयर करेगा अपने विचार? सर हाँ जी। सर ये जो ये चक्र है ना, क्या बोलते हैं, शक्ति चक्र। मैंने, हाँ शक्ति चक्र जो मैंने शेयर किया है सर, इसके अंदर हाँ हाँ। तो इसमें जो कलर का होता है ना, जो मतलब ये सारा समझ में नहीं आता, बहुत सारा कलर में किधर कैसे काटते हैं इस ढंग से, अलग अलग चक्र का सबका। ये जो महावास्तु का शक्ति चक्र हमने जो शेयर किया है, जी उसमें आप देख रहे हो जोन का। जी एक बार शेयर करो। मैं शेयर करता हूं। जी शक्ति चक्र महावास्तु वाला। जी। हाँ, ये शक्ति चक्र है ना, आपको इसको फॉलो करना है। अब बताओ कौन सा नहीं समझ में आया? कौन बोल रहा था? पटेल जी। राजू, हाँ जी सर। क्या इसमें चीज समझ में एंट्री, नहीं सर इसमें एंट्री का जो होता है ना, मतलब कलर किसी में कलर का समझ में नहीं आ रहा है सर ये सब में। आया? एंट्री का। हाँ जी भाई एंट्री आपको ये देखनी है कि कौन से एलिमेंट में है और नेगेटिव में है। जी जैसे जल की दिशाएं हैं तीन: ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ जी ठीक है। जी इसका जी। कलर कैसा है? ब्लू। आपको दिख रहा है? हाँ जी ग्रीन। ब्लू है। ये देखो, 60 70 80 90 100 के पास जो लिखा हुआ है, लेजर जॉय, हाँ ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईस्ट। उसके बाद सोशल एसोसिएशन, और नीचे तीसरा जोन है, ये ग्रीन दिखाया हुआ है। दिख रहा है ना? ग्रीन कलर है ना यारा? हाँ सुन जी रहे हाँ हो? जी तो ये हरा है, हाँ जी मतलब हाँ ये जी एयर का एलिमेंट है और ये हरा कलर है। हाँ जी, क्लियर सुन रहा दिखते हूँ हैं सर। सर। ठीक है। यहाँ पे एंट्री है कोई ई हाँ जी थ्री हाँ और जी E4, E3 हाँ और E4 की पॉजिटिव है। उसके अलावा कोई एंट्री जी। इस जोन में आ रही है एलिमेंट में, एयर के में। तो यहाँ पे अगर उसका हम्म क्षेत्रफल ज्यादा है उस जोन का, तो आपको हम्म नेक्स्ट एलिमेंट फायर वाला लेना है, रेड कलर। और अगर उसका हम्म। क्षेत्रफल कम है उस जोन का, तो बैक वाला, वाटर वाला लेना है। बैलेंस है तो यही हरी पट्टी लगानी जी है। तो समझो इसको आप, जी अगर छोटा है एरिया तो ब्लू पट्टी, बढ़ा हुआ जी है तो बार चार्ट से देखना है तो रेड पट्टी, और बैलेंस है तो वो ग्रीन पट्टी उसी का खुद का ही। ये अच्छा बेसिक है, अच्छा। ये याद रखो आप। जी सर, इसमें अंदर येलो भी आ गया ना, E6 में येलो आ गया है सर। ये कैसे नहीं, येलो आ गया सर? E6 में येलो क्यों आएगा? इसमें आया यहाँ है ना? पे यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये इसका क्षेत्रफल क्या है, बैलेंस है ये जोन, या एक्सेस है, या लेस है। उसके अनुसार तीन जी तीन एलिमेंट ही काम करेंगे बैलेंस में: खुद का, यानी एयर का ग्रीन, छोटा है तो वाटर का बढ़ाने के लिए, और बढ़ा हुआ है तो फायर का। येलो अगर यहाँ आ गया तो एक किस्म से ये बिल्कुल ब्लॉक हो गई, परमानेंट ब्लॉक हो गई एंट्री। जी जी। येलो का मतलब तो ड्रॉप जैसे करने ये, के लिए लिखा जाता। हाँ येलो यहाँ पे वो बिल्कुल फिर एलिमेंट नष्ट ही हो जाएगा ना एयर का यहाँ का। तो जी वो नहीं जी करनी है, येलो नहीं लेनी है यहाँ। जी हमें उसको रेमेडी करनी है उस गेट की, एंट्री की। जी येलो से जी। नहीं करनी है, व्हाइट से नहीं करनी है। आजू बाजू वाले एलिमेंट की उससे ही करनी है बस। जी ओके ओके सर। हाँ, बस ये माइंड में रखो। यही कंफ्यूज। ओके, ठीक थैंक यू है। सर, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। ओके, ठीक है। यही कंफ्यूज था। थैंक यू सर। बस। ओके ओके। चलो, हटाओ। और कोई किसी का सर कोई? नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा ये डाउट है कि जैसे हम लोग डिग्री लेते हैं यस। और अगर बिना सॉफ्टवेयर के भी हमें पता होना चाहिए ना कैसे हम उसको पेपर पे लेके आए। तो ये जैसे मान लो सेंटर से कोई गेट आ रहा है, जैसे आपने एक दिन देखा था वो 118 डिग्री आ रहा है। हम्म।
ठीक है। तो उसके बाद सर हम उसको पेपर पे कैसे लेके आएंगे? 118 जैसे हमने ले लिया तो मतलब जैसे बार उस पे बार चार्ट पे बनाते हैं तो वो कैसे लेके आते हैं? आप ग्राफ आपका बन गया, मैप बन गया ना, प्लान आपके पास होगी सामने, ठीक है। सर वो मैप प्लान ही कह रही हूँ, अगर मान लो बाई चांस मेरे पास वो नहीं है मैप, घर प्लान, का जो मेन नक्शा होता है ना, हाँ हाँ, तो वो नक्शा कैसे तो आप, बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग भाई वो डिग्री? सुनो सुनो, नक्शा तो आपको बनाना है, उसमें डिग्री की जरूरत ही नहीं है। नक्शा बनाने के बाद ग्रिड करोगे ना, तब वो डिग्री की जरूरत पड़ेगी और उसके अनुसार शक्ति चक्कर रखा जाएगा। नक्शा ओके तो घर ओके सर। जैसा बना हुआ है वैसा आपको बनाना है, या बनवाना है किसी से, आर्किटेक्ट हाँ से। जैसे हम ज्योग्राफिकल बनाते हैं कि भाई रेशो किस हिसाब से होना चाहिए उसी के हिसाब से ना। हाँ, जैसे आपका 30 फीट फ्रंट ठीक। है, तो आप उसको ग्राफ में 30 हाँ खाने ले हाँ। लो। छोटा है तो उसमें 2 खाने, एक खाने के 2 फीट तो मान लो, तो 15 खाने ले लोगे ग्राफ में। जी जी जी। ऐसे बुझाएं करके उस जी सर। हिसाब से ग्राफ पे प्लान बन जाएगी। फिर उसको ग्रिड करने की बात आएगी। ओके सर। हाँ, ओ जी सर। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट कोई किसी का? सर जी, जो बार चार्ट बनाते हैं, हाँ इसे मैन्युअली कैसे, एक बार फिर से समझा दो। हाँ, समझा देते हैं। यस सर, हम भी ग्राफ की समझ बुक पड़ा ले हूँ आए, हमारे। अपने उसमें ग्राफ खोलो। इसमें ग्राफ पे आप जैसे बनाओगे ना मैप, तो ग्राफ में खाने हाँ जी। होते हैं, है ना, ऐसे, और वो ऐसे उसमें से ये होते हैं। तो आपने सपोज एक खाने को 2 फीट मानना है, 30 फीट का आपका फ्रंट है, तो हम्म, 15 उसके ब्लॉक ले लिए, 15 में वो 30 फीट हो गया। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 फीट हो गया। ठीक है सर। और ऐसे हाँ नीचे जी। भी वो लंबाई जो है आपके प्लॉट की है इनबिल्ट एरिया की, वो भी नीचे, जैसे वो सपोज 30 है, ये है 40, या ये लगा लो आप हम्म 60, तो वो भी वहां पे फिर 30 नीचे की तरफ के उसमें बॉक्स आएंगे, 15 बाई 30 हम्म बॉक्स में वो बन जाएगा पूरा। अब आपको वो बनाना है बार चार्ट। तो जो दिशा हम्म ग्रिड करने के बाद आपको दिशा पता लग जाएगा कि ये दिशा ये है, जैसे ब्रह्म स्थान से और ऊपर की तरफ जाएगी, ये है वो। हाँ, ये रही। जैसे देखिए, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये ग्राफ पे बना हुआ है मैनुअल, हाँ जी। देख रहे हैं सभी? हाँ जी। इसमें बॉक्सेज हैं, और इस बॉक्स में हमें सपोज ये दिशा लेनी है, बार चार्ट बनाना है आपको। कोई सी एक ये ले लेते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट ये है, देखो, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये देखो आप, ये ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है, दिख रही है? अब इसमें यहां से हाँ बॉक्स जी, ठीक गिनने है शुरू सर। करो। जैसे सपोज हम्म एक बॉक्स 2 बाई 2 का है, तो 4 फीट हम्म हो गया एक बॉक्स में। अब हम्म कितने बॉक्स आ रहे हैं? एक दो ऐसे बॉक्स गिन लो, यहां तक, जो ये दिशा, ये यहां तक, और यहां से यहां तक। हम्म ये ईस्ट साउथ ईस्ट होगी। ये नेक्स्ट हो गई यहां से ये। इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं? एक बॉक्स का एरिया पता लग गया तो टोटल कितने बॉक्स मैनुअल गिन लो और उसको फैला लो उससे। सर, ये जो ट्रायंगल बनता है, इसके बीच के सारे बॉक्स काउंट करने। हाँ, ब्रह्म स्थान से लेके, जैसे ये ब्रह्म स्थान है, हाँ जी। अब यहां से ये दिशा है एक आपकी, ठीक हाँ है, जी। ये यहां तक। हाँ तो हाँ, इसमें ईस्ट जितने साउथ। बॉक्स आए, एक बॉक्स का एरिया आपको पता लग गया, तो उस हिसाब से जितने बॉक्स है वो गिन लो। गिन के उनको उससे गुणा करके और उसका एरिया निकल आएगा ये टोटल। जो हाँ, ये जो ट्रायंगल सा बन जाता है, इसके अंदर के बॉक्स। अंदर के बॉक्स एक दिशा के, दिशा का एरिया हमें पता लग गया ना, ये इस दिशा का हाँ एरिया जी। ये है।
हाँ जी। तो इस दिशा का क्षेत्रफल यही होगा पूरा, यहां से लेके और यहां तक ये सारा। ठीक है सर, दूसरी ठीक दिशा का ये होगा, वो दिशा नोट करते जाओ, एरिया उसमें लिखते जाओ, ये हो गया, ये हो गया। और बार चार्ट उस पे आप एक लाइन सीधी करनी है, पैरेलल एक उस पे खड़ी करनी है, उसमें 1 2 है। 3 4 करके कर लो कितना है, और उसमें लिखते हो बार चार्ट। कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो तो पता ही बार चार्ट कैसे बनाना है। बार चार्ट ठीक है ये है, सर। देखो मैं दिखाऊं बार चार्ट का चरित्र वो डायग्राम आपको। अब ये है, देखो बार चार्ट हाँ जी। देख रहे हैं, हाँ जी, दिख रही। ये दिशाएं लिखी हुई है नीचे, ये इनका क्षेत्रफल लिखा हुआ है ये। तो ये दिशा कितनी आई हमने नोट किया था उसे बॉक्स से, वहां तक डंडा कर दिया। ये दूसरी दिशा कहां तक आई, ये दिशा देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन सी दिशाएं हैं। थोड़ा सा। हाँ। नॉर्थ हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ। हाँ जी। पहली दिशा शायद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, हम्म, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट है। ऐसे इसका जो एरिया आया था वो ये बार चार्ट बन गया। इसमें एवरेज का मैंने फार्मूला दिया आपको, एक शेयर की थी, वो कैसे हाँ जी। निकालनी एवरेज वाली लाइन। जो ये 3 लाइनें देख रहे हो आप, हाँ जी। हाँ रेड जी। लाइन, ये फर्स्ट, हाँ। बीच वाली और ये ऊपर वाली, ये उस हम्म। फार्मूले से निकालनी है, उनमें मार्क कर देना है। और जो लाइन इनके बीच में आ गई वो तो बैलेंस में है, हम्म। अपर है वो बढ़ी हुई है, लोअर है हम्म। वो छोटी है, उनको बढ़ाना है। हम्म। ठीक। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी का? और 5 7 तो आप मैनुअल करोगे, मैनुअल से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ग्राफ पेपर पे करोगे ना, 4 5 केस अपना खुद का करो, मिलने वाला का, किसी का रिश्तेदार का, हाँ जी। हाँ। उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा, कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे मैप बनाना है, कैसे हमें इसका एरिया काउंट करना है। आगे चले, किसी का और कोई है इस अब तक के? हाँ जी, बताओ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, वो नोट के कर लेना वीडियो सुन के। मैं इसके ऊपर मेन जो आपको ध्यान रखना है और नोट करके रखना है, उनको फॉलो करते हुए चलना है। कोई भी प्रोफेशनल है उसकी मेन 3 आदतें आपको रखनी है। सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस से चलना है। जैसे 4 हमने बताए, 4 चरणीय होती है महावास्तु। पहला आप एलिमेंट का देखेंगे, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, उसका बैलेंस करेंगे। फिर उसका एक्टिविटी कहाँ क्या हो रही है, सोने की भी सारी जो भी एक्टिविटी, फिर उसमें हम रेमेडी अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को इधर उधर करेंगे। चौथा हमारा उसमें 3D 2D या मंत्र जो भी करना है वो करके हम उसको 4 स्टेप में रिजल्ट देते हैं। तो सीरियलिटी का ध्यान रखना है, सीक्वेंस का, क्रमवार करना है। एट रैंडम करोगे, एट रैंडम में रिजल्ट नहीं आएगा। आपने कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया और वैसे ही करने लगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका। एक सीरियलिटी होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए। दूसरा है कि इसको अपनी आदत बना ले, रिचुअल। रिचुअल समझते हो? जैसे पंडित जी जो हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, वो इतने रिचुअल हो जाते हैं, उनको सारा कुछ माइंड में भरा रहता है। बस आए, वेदी बनाई, संविदा उस पर रखी बैठा के उनको, यजमानों को, और उसमें शुरुआत में घी की करवाएंगे 5 7 आहुतियां, वो करके फिर उसके बाद संविदा वाली सबको कहेंगे भी आप भी डालो, मंत्र बोलना शुरू करेंगे, और उनका एक कर्म है, यानी वो रिचुअल की तरह। तो आप इसके लिए जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये समझो कि आप एक रिचुअल, एक परिपाटी जो है
उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। वो आते जो पहला स्टेप ये करना है, दूसरा जैसे किसी के पास गए, कंसर्न नोट किए, मैप बनवाया, उसकी डिग्री नोट की, डिग्री नोट करके फिर अपना आ गए और वो करके अपना घर पे उसका बना के रिपोर्ट वगैरह फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। फर्स्ट स्टेप में जैसे आप जाओगे, उसकी एंट्रीज को करोगे, एंट्रीज करने के बाद आप उसका रूम वूम देखोगे, एक्टिविटी कहाँ क्या हो रही है। तो ये रिचुअल की तरह से लोगे तो इजी प्रोसेस रहेगा। फिर होता है तीसरा पॉइंट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें। कोई भी व्यक्ति जब अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले लेता है, कोई केस हाथ में लेते हो, तो आप उसको उत्तरदायित्व लेकर लेना कि भाई मैं इसमें माध्यम बन रहा हूं, निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट आएंगे। और कोई भी काम वर्बली की बजाय आप लिख के करने की आदत डालना। कई लोग वर्बली आपसे जब आप फील्ड में उतरोगे, फोन पे भी कंसल्टेंसी मांगेंगे, ये कैसे करें, ये कैसे, इनको भाई जो तेरे कंसर्न है वो लिख के भेज दे, मैप भेज दे, डिग्री भेज दे, या साइट उसकी वो लोकेशन भेज दे, हम गूगल से कर लेंगे। और उससे अपनी फीस तय करके वो फीस मंगवाए, फिर काम करिए। फ्री में किया हुआ ना तो उसका उपचार होता है, ना ही रिजल्ट मिलते हैं। फ्री में कोई सीरियस है, आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करे, माने, विश्वास करे तो ही करना, नहीं वहां भी कोई रिजल्ट नहीं आता। कहा भी है कि पाछे कर पहले लेख, पाछे कर पहले लेख, भूल चूक, भूल चूक कागज में देख। तो जो आपने नोट कर लिया, उसकी रिपोर्ट बना ली, कहीं इंप्लीमेंट किया, उसके बाद जब भी आप उस पर डिस्कस करोगे, उसका आगे से फोन आएगा जी ये कैसे करना है, क्या, तो आपके पास लिखित में होगा। बाद में तो आप इतना अनुभव हो जाएगा कि आपके माइंड में ही सारी वो उसके घर की तस्वीर आ जाएगी, जो ही वो फोन करेगा सारे आप माइंड में रहेगी, कहाँ क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी आपके पास रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए। इसीलिए कहा है बुजुर्गों ने कि पाछे कर पहले लेख, भूल चूक कागज में देख। फिर आता है कि आप आपका रोल क्या होना चाहिए। समाज में आप देखते होंगे कई लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। क्लाइंट आपके पास आया, वो बेचारा दुखी होके आएगा, उसको प्रॉब्लम है, तभी वो आ रहा है हमारे पास समाधान ढूंढने। और हम विजिट करके उसके घर देख के या वैसे ही वर्बली वो हमारे पास आता है, तो उसकी बातें सुन के हम अंदाजा लगाते हैं इसके घर में ये दिक्कत है। तो उसको डराए नहीं, वो डरा हुआ तो पहले ही है। अपने को उसको समाधान देना है, उसका हौसला अफजाई करनी है कि नहीं कोई नहीं, ये थोड़ा आपने कंस्ट्रक्शन इस तरह से बनाई हुई है और वो बगैर तोड़ फोड़ के ही वो हम समाधान कर देंगे। कई लोग आपने ये गलत बनवा लिया, आपका तो ये सारा वो गलत बना हुआ है, आपका तो घर ही गलत बना हुआ है। वो माइंड में बेचारा उस दिन उसको रात को नींद भी नहीं आती जब कंसल्टेंसी लेके जाएगा। तो अपने को इस तरह की भाषा का नहीं उपयोग करना है, उसको बड़े ढंग से थोड़ा समझाना है। अब हम नोट कर लो चाहिए पॉइंट। इसकी सीक्रेट है, इसकी वो प्रोफेशनल जो आप अब करोगे उसके सीक्रेट है, 6-7 पॉइंट है। पहला, गोल सेटर। आपको गोल सेटर बनना है। जो समस्याएं हैं उसकी, उसको नोट करना है, उस पर ही काम करना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कल एक हमने वो करवाई थी एक्सरसाइज कि एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। तो एडमिशन के लिए कौन कौन सी दिशा थी, हमने उस पर ही वर्क किया। हमने किचन का उसमें नहीं किया, किचन उसकी गलत दिशा में रखा था, शायद ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा था उसका बर्नर। क्योंकि हमें तो जो उसका
गोल है, जो उसने समस्या बताई वो सॉल्व करनी है। सारे घर में इधर उधर के रखे हुए ऑब्जेक्ट भी और सारा कुछ उथल पुथल कर दोगे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो महावास्तु में हम जो टारगेट है, जो उसका उद्देश्य है, उसकी प्रॉब्लम नोट करके वो पूरा करवाते हैं, बाकी सारा उथल पुथल नहीं करते। गोल सेटर बनना है। सेकंड है डिफाइंड रोल। आपका क्या रोल रहेगा, आप उनको कितना काम करके देंगे, उसको शुरू में ही बता दो कि मैं आपको, आपकी ये समस्या है, ये समाधान करके दूंगा। मेरी तरफ से मेटल वर्क मेरा होगा, मेरा आर्किटेक्ट या आप बनवाओगे, उस वो बनवा के आपको मैप दे रहा है, ठीक है, उसका हो गया आर्किटेक्ट। अपन उसको क्या क्या दे रहे हैं, बैलेंसिंग हम करके दे रहे हैं, हमारे पास एक कलर स्ट्रिप, एलिमेंट स्ट्रिप हम लगा के देंगे। जो जो हम उसको करके देंगे वो पहले ही हम हमारा रोल उसको बता दें। ठीक है। तीसरा मैंने अभी बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो हमने उपचार हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वास्तु के प्रचलित और लोगों को समाधान समाधान मिले हुए तरीके हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे हम माध्यम बन रहे हैं। आपको जरूर इसमें समस्या से निदान मिलेगा। फिर टाइम लिमिट, चौथा पॉइंट है टाइम लिमिट। किसी का आपने केस लिया, फर्स्ट विजिट की, विजिट करने के समय आप कहोगे कि मैं 7 दिन में मेटल वर्क कर दूंगा, ये करूंगा, इतना टाइम लगेगा, वो उसको लिमिट में, जिसने ये विधा सीख ली टाइम में वर्क को पूरा करने की, ये एक किस्म से साधना ही है। जो कहे हुए समय में काम पूरा कर देता है और हैबिचुअली वो अगर इसको 3 महीने लगातार कोई भी काम, कोई भी टास्क ले और उसको 3 महीने में जितने भी टास्क टाइम अनुसार पूरे करे, वो उसको टाइम की सिद्धि हो जाती है। ये एक साधना भी है। काम तो कर ही रहे हो आप, साथ में एक साधना भी है, और आप फिर कह दोगे वही काम उतने समय में होने लग जाता है। बड़ा मजेदार बात है ये। तो आपको टाइम लिमिट को, पंक्चुअलिटी रखनी है टाइम लिमिट की। फिर क्लाइंट से जब मीटिंग हो तो उससे हमें क्या क्या करना है, वो पॉइंट है। उसमें पहला है कैप्चर कंसर्न, यानी उसकी प्रॉब्लम, वो जो बोल रहा है वो नोट करनी है, प्रॉपर उसी ढंग से लिखना है जो क्लाइंट ने बताया समस्या अपनी। हम कई बार उसको तोड़ मरोड़ के दूसरे भाव में लिख लेते हैं, तो जब आप समाधान ढूंढोगे, जब दिक्कत हो जाएगी, आप कुछ का कुछ ही देख पाओगे। दूसरा इसमें एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग 4 स्टेप महावास्तु। आप क्लाइंट को बताओगे कि हम ऐसे ऐसे 4 चरणों में आपके घर में समाधान करके देंगे। फिर उसकी डिटेल नोट करनी है, कांटेक्ट नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, सारी चीजें उसकी नोट करके आगे तुम्हें ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो वहां भी सब कुछ डालना पड़ता है, काम आता है, और रिकॉर्ड के लिए भी आपको सारी चीजें नोट होनी चाहिए। ये एक्सप्लेन में क्या करना है? एक्सप्लेन में करना है 4 स्टेप में हम क्या क्या कैसे समाधान देंगे। क्लाइंट को बताओगे ना, आप क्लाइंट आया आपके पास तो आपको सिर्फ बताओगे कि जी आपने जो समस्या बताई ये आपके घर में वास्तु दोष से हैं, हम इनको ऐसे करेंगे। आपके घर में एक विजिट करके डिग्री लेंगे, मैप हमें देना, आप बनवा के, या हमें बनवाना है तो हम आर्किटेक्ट को भेजेंगे, वो बनेगा, बनाएगा। उससे फिर हम पहले स्टेप में आपकी एंट्रियां ठीक करेंगे। दूसरे स्टेप में जैसे मैंने अभी बताया था, आपके घर में हम एलिमेंटल बैलेंस करेंगे, कहाँ क्या कलर है, किस एलिमेंट का कलर सही है, जोन में जहां होना चाहिए वहां, या एंटी है तो बताएंगे। तीसरे चरण में आप एक्टिविटी नोट करोगे कहाँ क्या हो रहा है। चौथे चरण में फिर हम उसको जो भी उसकी समस्या है उससे 3D का या रेमेडी का जो भी हम उसको उपाय करके देंगे। तो ये आप उसमें
रिगार्डिंग एक्सप्लेनिंग यानी 4 स्टेप पद्धति उसको बताओगे। अब वास्तु करते समय आपको कुछ चैलेंज आएंगे, कुछ समस्याएं आपको फेस करनी है। वो क्या क्या आ सकती हैं, कहां से शुरू करें और कैसे खत्म करें, कोई बता सकता है मेरे को इस पॉइंट पे कि आपके माइंड में क्या है भाई, कहां से हमें शुरू करना चाहिए? कोई नया क्लाइंट आया, कहां से शुरू करें और वो लास्ट में हमारा क्या स्टेप होगा? सर एंट्री से चालू करना चाहिए सर। है जी। एंट्री से चालू करना चाहिए सर, स्टार्टिंग करना चाहिए। अच्छा, पहले क्लाइंट आया आपके पास, आप उसको शुरू करेंगे, उसकी पहले समस्या सुनेंगे, कहां से आया इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या प्रोफेशन है वो लेंगे, और समस्या उसकी क्या है वो नोट करेंगे, है ना। फिर आप सोच के विचार करके बताएंगे। जैसे वो कहता है जी मेरे पास कोई बिजनेसमैन है, मेरे पास या जिसने शोरूम है, क्लाइंट नहीं है, पहले बहुत आते थे अब घट गए, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपके नॉर्थ में आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा होगा, हम विजिट करेंगे। उससे उसी समय आप अपनी फीस भी खोलेंगे कि जी हम ये चार्ज लेंगे आपसे। 4 स्टेप की बताने के बाद फिर आप उनको बताएंगे, उसमें फिर ये भी बताएंगे उनको कि हम इसमें से इतना आपको, क्योंकि हमें मैप बनवाना है, विजिट करेंगे, ये खर्चा, इसके लिए हमें आपको एडवांस आपको पैसे देने पड़ेंगे, एडवांस लेंगे। फिर आप वो 4 स्टेप वहां जाके एक डिग्री लेके मैप लोगे, उस पर 4 स्टेप अप्लाई करके उसको दोगे। लास्ट में जब वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हम देख लेते हैं, दूसरी जो विजिट करेंगे उसको फाइल सौंप दोगे कि उसको क्या इफेक्ट हुआ, उसमें रेगुलर वॉच की। उसके बाद उसको आप अपनी फाइल दे देंगे। अपना जो बचा हुआ पेमेंट है वो कुछ एडवांस में लेना, आपको 20%, 30%, 50% भी ले लेते हैं हम। उसके घर मैप बना, वो किया, और जो मेटल वर्क जिस दिन होता है उस दिन पूरी पेमेंट लेके बैलेंसिंग कर दिया, मेटल वर्क कर दिया और पूरी पेमेंट ले लेते हैं। कई जानकार हैं, नहीं भी दें तो जब फाइल उनको आप हैंड ओवर करोगे, वो रिपोर्ट हैंड ओवर करोगे, उस समय अपनी फीस उससे पूरी ले लेनी है। तो कहां से शुरू किया हमने, उसको बताने से कंसल्टेंसी दी, और खत्म कहाँ किया, लास्ट में उनको फाइल हमने सौंपी, हमारे पैसे हमने ले लिए, तब उसको हमने फाइल सौंपी। अब पैसे कैसे ले, ये बड़ा मुद्दा होता है। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मिसिज किसी टाइम पॉलिटिक्स में थी, और यहाँ पे लोकल में हमारे पॉलिटिकली बहुत संबंध रहे लोगों से, तो फीस के मामले में कुछ स्वभाव भी ऐसा ही था, और कुछ लोग भी भाई ये तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स वाले कुछ लोग ये करते हैं ना, हमने तो इनके सपोर्ट किया था, ये किया, तो पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है। आपको इसमें जब तक आप एक अपना प्रिंसिपल नहीं बना लोगे, एक सिद्धांत बना लो भाई पैसे के मामले में हमें बिल्कुल खरा रहना है, क्योंकि पैसे के बगैर जहां रेमेडी कर रहे हो, आप उपाय कर रहे हो ना, वहां उसको भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आपकी एक्सचेंज फीस है, आपकी एनर्जी जो आप दे रहे हो, समय लगा रहे हो। तो पैसे के लिए कैसे ले पैसे, उसको बताओ कि इसमें मेरा समय लगेगा, मेरा माइंड लगेगा, मेरी एनर्जी एक्सपेंड होगी, उसके बदले में हम आपसे ये फीस ले रहे हैं। इसमें इतना एडवांस होगा, और इतना उस समय जब मेटल वर्क बैलेंसिंग का कार्य होगा तब होगा, ऐसे उसको बताना है। कुछ लोग फुकरे हम बोलते हैं उनको, फुकरे लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में टाइम वेस्ट करते आएंगे, आपको देना लेना उनको कुछ होता नहीं है। समाज में ऐसे होते हैं, आस पड़ोस में आपने देखे होंगे। उन लोगों को आपको फुकरों से कैसे निपटना है, जब हफ्ते में एक दिन आपको फ्री कंसल्टेंसी रखनी है, कंसल्टेंसी उनसे कहो कि आप अपना बोर्ड पे लगा दो, या आप अपना वीडियो बना के डाल दो कि बृहस्पतिवार, गुरुवार को, या कोई भी दिन फिक्स कर लो, इतने बजे से इतने बजे कम से कम 4-5 घंटे का टाइम रखो, हम यहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी, वास्तु से रिलेटेड फ्री कंसल्टेंसी देते हैं।
आप अपना घर का मैप लेके आइए, डिग्री लेके आइए, उसके बाद आप आएंगे, हम आपको बताएंगे, समाधान देंगे क्या है। उसको एग्जीक्यूट करने का तो फीस लेते ही लेते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी हम फ्री देते हैं। तो ऐसे लोगों को उस समय जरूर बुलाएं आप, एक दिन रख लें उनको, दो चार ऐसे होते हैं उनको फोन करो, आओ भाई जरा ऑफिस में आओ, कोई है तो बताओ वास्तु से रिलेटेड कोई समस्या। तो वो उसी में ही खुश रहते हैं, उनको पैसे तो देने नहीं है, वो उतनी बात में हाँ भाई हमें भी ये पूछते हैं, बात करते हैं। तो समझ में आ गया पैसे कैसे लेने हैं और ऐसे फोकटिए लोगों से कैसे निपटना है। फिर हम बात करते हैं कुछ चीजें, जैसे स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी यानी स्वच्छंदता। मन में आया कर लिया तो कर लिया काम, नहीं मन में आया छोड़ दिया। किसी का आपने वर्क ले लिया, वो पैसे भी दे दिए उसने एडवांस, और वो बेचारा फोन पे फोन किए जा रहा है, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। ये जो स्पॉन्टेनिटी स्वच्छंदता है, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके अपने क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन फुल्ली, टाइम बाउंड, ये रखना है हमें। आपको अपना एक स्टेटस कायम करना है, एक बनाना है आपको, आपको पहचान बनानी है कि मैं इस तरह का वास्तुशास्त्री हूं, तो ये आपको फॉलो करना ही करना है। दूसरी है इसमें मल्टीटास्किंग नहीं। मेरे पास एक पोस्ट भेजी साथी ने कि जी आप ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ। मैं अपने आर आर महावास्तु इस चैनल पे जिस पे अपन ये सीख रहे हैं, और जो इसके एक्सपर्ट है उनसे करवाऊंगा, कोर्स करवा दूंगा। मैं जानता भी हूँ, रेकी भी जानता हूँ, सारा न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ। एक दो अगर लगा टाइम तो मैं खुद भी करवाऊंगा, अन्यथा मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो मल्टीटास्किंग में दिक्कत होती है। आप वास्तु का काम करें, इसी में टिक के करें, वास्तु का काम भी कर रहे हैं साथ में कोई और भी बात कर रहे हैं, तो दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो एक बार में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग नहीं, कंसंट्रेशन आपकी एक पे ही होनी चाहिए, ये विषय ध्यान रखें। वर्बल का मैंने बताया दिया, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ रिटर्न में होना चाहिए। फिर सर होगा बात पूछनी थी। हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन है तो मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपके हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट हम जैसे बिगिनर्स के लिए क्या होना चाहिए फीस का? आप बिगनर्स हो, आप अगर अभी आपने सपोज रख दिया, आप जो फीस रख दी ना, फिर आप उसे बढ़ नहीं पाओगे। महावास्तु में 20 रुपए स्क्वायर फीट हम लेते हैं, पर स्क्वायर फीट। यही बोलिए जो कंसेशन करनी है, क्योंकि आप वीडियो भी डाल लेंगे, बोल लेंगे, बताएंगे। कंसेशन लेते देते वक्त कर लेना, रेट एक फिक्स रखना, नहीं तो आपके पास फिर 5-7 हजार वाले ही रह जाओगे आप। महावास्तु में 20 रुपए स्क्वायर फीट फॉर रेजिडेंशियल, ये पुरानी फीस है, लोगों ने तो बढ़ा दी, 30-30 रुपए भी कर दी रेजिडेंशियल फीस। 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। जैसे आपका सपोज बिल्ट एरिया, प्लॉट का नहीं, बना हुआ मकान 20 बाई 40 में बना हुआ है, तो कितना हो गया ये, 800 स्क्वायर फीट हो गया 20 बाई 40 का। तो 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 16 हजार हो गया, 8 दूनी 16 हजार हो गया। डबल स्टोरी है, उसका डबल स्टोरी, क्योंकि वो भी आपको ट्रीट करनी है, वहां भी सारे मेथड अडॉप्ट करने हैं, तो 16 दूनी 32 हो गए। आपको ये लगे कि मुझे इसको कुछ कंसेशन देना है, तो आप वैसे उसमें वही ऊपर वाले के आप दे देना, 10 रुपए स्क्वायर फीट के दे देना। और मिनिमम 25 हजार हम रखते हैं, 25 हजार से कम में कोई केस नहीं करते, क्योंकि आपका खर्चा तो वही होना है, टाइम वही खर्च होना है, दिमाग वही खर्च होना है। एरिया कम है तो किसी का एरिया छोटा है, जैसे 16 हजार ही बने, तो 16 में आप आर्किटेक्ट को भी दोगे, आप 2-3 दिन 4 दिन रिपोर्ट बनाओगे, लगाओगे, फिर मेटल वहां लगा के आओगे, मेटल वर्क करोगे, मशीन ने आपको खरीदनी है वो करोगे सारा। तो इसमें
पट्टा नहीं खाता। सर ये मेटल वर्क का जो पैसा है वो हमें देना है या क्लाइंट से लेना है? मेटल वर्क आपको ही करके देना है उनको। क्लाइंट कहाँ से लाएगा? ये एल्यूमिनियम की पत्ती कहाँ से कॉपर की लाएगा? कहाँ से? ये सारी आपको व्यवस्था करके अपने पास रखनी है। मशीन भी रखनी है। मशीन के लिए जैसे ये पत्थर डालते हैं, फर्श वर्श डालते हैं, ऐसा कोई मिस्त्री ले लेना, या कोई आपका जो आप ऑफिस बनाओ और वहां रखो, उस बच्चे को सिखा देना, उसको दे देना वो लेबर। आप उस पे छोड़ दोगे ना क्लाइंट पे, तो वो तो व्यवस्था ही नहीं कर पाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसके पैसे अलग से लेने हैं क्या, पैसे इसी ये में पूछ है, रहे हैं। इसी फीस में है पैसे। ठीक है सर, आप पैसे उसी फीस में है इंक्लूडिंग। हाँ, उनसे क्लाइंट से हम जो कलर की पट्टियां बैलेंसिंग के टाइम लगाओगे, मैंने कलर दिखाए थे उस दिन, है ना, ब्लू रेड, जो भी बैलेंसिंग के टाइम उनकी स्कर्टिंग पर लगेगी, वो भी हमें जेब से लगानी है। उस फीस में ही है ये। मेटल भी हमारा ही होगा। ये है। आर्किटेक्ट वो बना के दे रहे हैं, वो दे दे, नहीं तो आर्किटेक्ट की व्यवस्था भी आप इसी में फीस में आपने रख लेनी है। बड़ा एरिया है तो आप उस पे डाल दीजिए भी, आपको नक्शा करवा के तैयार आपको देना है। हमारी फीस तो ये है, मिनिमम 25,000 या 20 रुपए स्क्वायर फीट, विच एवर इज हायर। ये फीस का रख लेना, बाद में देख लेना आप। सर आर्किटेक्ट कितने ले लेता है एक बार में नक्शा बनाने के? 3,000 रुपए ले लेते हैं। लोकल का कोई ये जानकर दो तो उनका इतना टाइम लगता है, जाएगा भी, विजिट भी करके बना के लाएगा, फिर पक्का करके देगा, फिर उसमें सामान इंप्लीमेंट करेगा कि बर्नर कहाँ था, वॉशिंग मशीन कहाँ थी, शूरैक कहाँ था, फ्रिज कहाँ रखा था, सारा वो रख के उसी को वो देना है, उसको बताना है। एक लिस्ट दे देनी है आइटम की, वो मैं शेयर कर दूंगा कि हमें क्या क्या आइटम भी चेक करने हैं, उसके घर में कहाँ रखे थे, वो मैप में रखवाने हैं उनसे। हाँ, बेड है कौन से रूम में, उसका किस फेस में है बेड, ये सारी वो करके देगा। तो 3,000 रुपए में कर देते हैं, 3 से 4,000 रुपए ले लेते हैं, 3 में भी बना देते हैं। अब एक आपको दिक्कत ये आएगी, वो भी आप नोट कर लो, कि आपको उपचार क्या करना है, कौन सा उपचार करना है। उसकी मैंने शायद डाल दी, नहीं डाल दी, डाल दूंगा, कि कौन सी एक्टिविटी का कौन कौन सा हम उपचार कर सकते हैं। 2-3 उसमें वो है ऑप्शन, वो सेलेक्ट कर लेना कि यहाँ पे मैं स्पेस प्योरीफाई टेक्निक यूज करूं, या मैं यहाँ पे 3D यूज करूं, 2D यूज करूं, क्या करूं, वो सारा उसमें दिया हुआ है। तो उनमें से कोई सी भी एक चुन लेना। फिर आता है, आपको अगर सक्सेस कंसल्टेंट बनना है, उसके लिए आपको ना कभी भी आप समाज में देखते हो सलाह, कई बार हमें सलाह की आवश्यकता होती है घर में पेरेंट्स से या कोई ऐसे, तो इस मामले में गच्चा मत खा जाना। पैसे की अगर सलाह लेनी है, धन कैसे कमाए, धन की सलाह लेनी है, तो कोई करोड़पति से ही लेना। जिसने खुद नहीं कमाया होगा वो आपको सलाह भी नहीं दे पाएगा ढंग की। अब जैसे वास्तु की आप कोई गाइडेंस लेना चाहें, तो एक्सपर्ट जैसे आप जिसे जुड़े हो, क्योंकि इसमें भी आपको देखो कि कई तरह के, अब ये वीडियो ही जो डले हुए, मैं बात ये क्यों कर रहा हूं, अभी जो शक्ति चक्र एक आया था इसमें, वो हमें कोई काम का नहीं, वो ब्रह्म में डालेगा। तो एक्सपर्ट से सलाह लेनी है आपको। धन की जो करोड़पति जिसने कमाए, उसको जब एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, तभी कमाए हैं उसने। तो ये ध्यान करना है। साथ में कुछ बुक्स सब्जेक्ट से हटके, और जो वर्ल्ड फेमस बुक्स है, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, द सीक्रेट है, हाउ विन फ्रेंड है, ऐसे कई वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं। वो आप पढ़ोगे तो आपकी जो सोच का दायरा है
वो बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, उससे आप बहुत अच्छे एक अपने आप को बियॉन्ड लिमिट दायरे में ले जाओगे। तो संगत किसकी करनी है? जो एक्सपर्ट हो और अच्छा लिटरेचर पढ़ना है। अपनी बुक्स तो पढ़नी है, और ये सारी बुक्स अगर साउथ वेस्ट दिशा में आप अपना बैठने का, पढ़ने का अपना एक बुक रैक रख लोगे, अपने सारा जो पीडीएफ नोट्स हैं और आपका कंपास वगैरह, तो ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगी। 4 पत्ते अपनी जेब में रखें, कार्ड, और वो किन लोगों को कौन सा कार्ड दिखाना है। क्योंकि कई बार क्या है कि हम, कोई सामने से कह रहा है मेरा ये काम कर दे, ये कर दे, तो हम शर्मा शर्मी उसको मना ही नहीं कर पाते और परेशान होते रहते हैं। वो हमारे ऊपर घोड़ा बन के सवारी कर लेते हैं, तो अपने को घोड़ा नहीं बनना है। 4 कार्ड अपने जेब में रखें हमेशा। कौन कौन से? जैसे मैंने कल या परसों के चैप्टर में था, 5 प्रकार के मनोस्थिति वाले लोग होते हैं। जो पहले 3 हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूड, उन पे करुणा, दया भाव। तो कार्ड कौन सा दिखाना? उनको दया भाव। ऐसे लोगों पे तो हमें करुणा, दया भाव ही रखना है। दूसरा, जो एकाग्र मन है, जो एक्शन में यानी काम करने वाले हैं, सुखदायक हैं, उनसे हमें फ्रेंडशिप रखनी है, दोस्ती रखनी है। वो कौन सा कार्ड हो गया? दोस्ती का कार्ड। 2 कार्ड हो गए, करुणा का, दोस्ती का। तीसरा कार्ड है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत चुके, यानी जो इतने एक्सपर्ट हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमें हर्ष का, या इसको हम कहते हैं अपने समर्पण का कार्ड रखना है। तीसरा, चौथा कार्ड है, समाज में ऐसे भी लोग हैं तकलीफ दे लोग, वो आपको परेशान ही करते रहेंगे, मेरा ये कर दे, मैं मर गया, मेरा ये सहयोग करो, तीसरे दिन आके बैठ जाए। उनके लिए आपको कौन सा कार्ड रखना है? उपेक्षा का। क्योंकि भाई अपनी आंख सुलट, हाथ जोड़ो उससे, नहीं तो वो आपको और डिप्रेशन में ले आएंगे। फटे में टांग अड़ाने वाले होते हैं ऐसे लोग, खुद दुखी, दूसरे को भी दुखी रखेंगे। उनको आपको अवॉइड करना है। उपेक्षा का कार्ड आप लेना है। 10 केस पहले अपने घर का करो, फिर नियर बाई मिलने वाला, और घर में आपके पड़ोस में जितने भी हैं, देखो आप उनको, किसकी एंट्री कहाँ है, किसकी कहाँ है, उसकी कैसी सिचुएशन है, माली हालत कैसी है, तो उससे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की आदत डालो। और 10 केस रिटर्न में, यानी ये बना के, रिपोर्ट बना के, कम से कम 10 केस आप कर डालो। 2 महीने में, महीने में जब ये कर लोगे और उनको रिजल्ट दोगे, तो आपके अंदर सबका ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो सीखा है, क्योंकि सीखना ये एक पहलू है, उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट उससे लेना ये दूसरा पहलू है। वो जब आप रिजल्ट ले लोगे, तब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको पहले, हो सकता है उसमें आपको फीस नहीं मिले, थोड़ी मिले, ये आप देख लेना। फिर मैं आपको दोबारा से, टाइम हो गया, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं आज का समापन करते हुए, कि अपने आप को कॉन्फिडेंट समझें। डाउट नाश कर देता है, शंका है ना, ये दुखी कर देती है। आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं हाँ इसको कर दूंगा।
मैं इसकी समस्या मिटा दूंगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपको बना के रखना है। अभी मैं मेडिटेशन की बात कर रहा था, वो वीडियो मैं शेयर करूंगा। उसको सुबह और शाम को सोते समय, सुबह उठते ही आप फ्रेश होके आना चाहें, प्रेशर है तो फ्रेश हो आए, आके बैठ जाएं, नहाना धोना बाद में कर लेना। उठते ही उसको फॉलो करना, शाम को सोते समय फॉलो करना। मेडिटेशन का धीरे 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 इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 21 दिन या महीने, फिर आपको इंट्यूशन होने लग जाएगी। आप इस चीज को, सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे, समझ में आ जाएगी। ये मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, इसी ग्रुप में करूंगा। हर संडे को रेगुलरली, कोई बीच में काम हुआ तो पहले मैसेज दे देंगे। संडे को शाम को इसी समय 7 बजे अपन मिलते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करते रहेंगे। और ये वास्तव में ऐसा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान मैं कहता हूं इसको। ये सीखने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं, लोग आपसे राय लेंगे। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे प्रेरित होने के लिए लोग, आपके मिलने वाले दोस्त रिश्तेदार, वो आपके पास आएंगे। बस आपको ये एक सीक्वेंस बना के इसको सीखना है। जो पीडीएफ मैंने नोट्स भेज दिए उनको पढ़ना है, देखना है, वीडियो जो है वो उनको सुनना है। और आर महावास्तु की इतनी आपको थोड़ी हेल्प करनी है कि इसके जितने भी वीडियो हैं या फेसबुक पेज पे है, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। क्योंकि शेयर करने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप जिस संस्था से जुड़े हो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा। दूसरा, आपके सर्कल में ये जाएगा, यार इसने वास्तु कब सीख लिया, वास्तु का प्रचार होगा तो आपका भी प्रचार हो रहा है। आपका हो रहा है ना, आप वो भेजोगे, फिर वो पूछेंगे भाई कहाँ है, कौन है, क्या है ये, तो कहो कि मैंने सीखा है, मैं ऐसे ऐसे इसका वास्तु समाधान करता हूं या करती हूँ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, यूट्यूब पे तो नहीं आप डाल पाओगे, यूट्यूब अपना चैनल है तो उस पर डाल सकते हो, अन्यथा शेयर कर सकते हैं हम। फेसबुक पेज पे सबका अपना अपना पेज है। अब मैं लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जरूर अपना एक्सपीरियंस, अपना इस कोर्स के बारे में जरूर बताएं। क्या आपको मिला इस कोर्स से, क्या आपका अनुभव रहा? करेंगे शेयर? जी बिल्कुल करें। हाँ जी, बताओ। वो एक आज वो किया था मैं शेयर आपके पास, मैप, उस थोड़ा डिस्कस मैप का अपन अलग से कर लेंगे राकेश। मैप एक्चुअली ना वो इसमें ठीक। साफ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हमने देखा था डाल के, वो हाँ क्लियर नहीं है, समझ नहीं आता वो, तो उस पर टाइम ही खराब होगा। कोई इस कोर्स के बारे में क्या एक्सपीरियंस है वो बताएं आप। आपने 7 दिन, आज 8वां दिन था, 8 दिन में कैसा लगा, क्या हम इसमें सुधार करें? अच्छा लगा बहुत। सर हमें बहुत अच्छा लगा करके। बस एक कमी हमारे में रह गई कि क्योंकि टाइम वर्किंग है, 6:15 घर पे आओ, 6:30 घर तक आते हैं, 7 बजे बैठ के फिर वो बीइंग अ फीमेल घर का भी करना होता है, उतना टाइम दे नहीं पाए रेगुलर के कारण। लेकिन अच्छा लगा बहुत करके। अब इसको धीरे धीरे करते रहेंगे तो फिर और अच्छा लगेगा, करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है थोड़ा सिमरन सा जी। टाइम अभी हमारी हाँ, अपनी कमी है। वैसे भी आप घर संभालते हैं, आपकी तो जिम्मेवारी डबल है। इतना टाइम निकाल के आप फिर भी ये कोर्स कर रहे हो, ये तो आपकी बड़ी एक शाबाशी कहूंगा मैं। बस वो ना, जैसे अब खाया ना, पचा भी नहीं भाई, धीरे धीरे जैसे अब पढ़ते रहेंगे हाँ करते रहेंगे, हाँ तब प्रॉब्लम हाँ, आएगी, तब आपसे पूछेंगे। यस यस, ये थोड़ा टाइम। रेगुलर हो गया ना, थोड़ा रेगुलर हो गया ना, वो थोड़ा उतना कर नहीं पाए क्योंकि 6:15 यहाँ पे आओ, फिर 8 साढ़े 8 ये पिछला बजते हैं, फिर खाना वाना बनाना करना, वो करना, फिर वो नेक्स्ट डे फिर वही सेम रूटीन रहती है। हाँ, तो पिछला अभी कोर्स हमने, पिछला कोर्स हमने शनिवार इतवार को रखा था, वीकली, हर शनिवार इतवार 5 वीक में। हाँ, वो मेरे से ज्यादा सही है सर। रेगुलर करने से ना, जैसे हम जैसे वर्किंग है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है।
उसमें कुछ लोगों का ये एक्सपीरियंस था कि जी वो फिर 5 दिन बीच में वो उसको याद ही नहीं करते, वो भूल गए, अगले दिन फिर शनिवार को ध्यान आता, अरे आज तो क्लास है, आज तो क्लास है। तो उसके अपने डिमेरिट्स हैं। तो ये सही भी बात देख है। लो, हमने इसलिए रेगुलर किया था ये। अच्छा चलो फिर अभी हम अभी करते रहेंगे दोबारा, जब ये दोबारा कोर्स स्टार्ट होगा या हाँ बीच में हाँ, तो आपसे कर लेंगे दोबारा कुछ। दोबारा 14 से कर रहे हैं हम, कल डाल देंगे सबके पास हाँ मैसेज हाँ। जो भी करना चाहेंगे। क्योंकि हम्म। हर आपको ग्रुप में एक्सेस तो रहेगा, रिपीट 7 दिन 8 दिन वो होता रहेगा, बीच में भी आप देखो, आपको अगर इस लाइन में काम करना है तो हम्म। आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा। ठीक है सीखना, सर ये सही। सारी याद करनी पड़ेगी, रिपीट करना पड़ेगा। और ये नोट्स आ गए, सारा उनको पढ़ोगे, देखोगे, जब केस हाथ में लोगे ना किसी का, पहले तो अपने ही घर का करना आपको। ठीक है सर हाँ। और अपने घर का थोड़ा सा आदमी उसमें कंसेशन बरत लेता है ना, नहीं ये हम्म। तो ठीक है, ये तो ठीक है। डॉक्टर कभी भी खुद का इलाज खुद नहीं करते, हाँ वो सही कह दूसरों रहे से हो। करवाते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि वो उनको रिजल्ट भी नहीं मिलता, उनको वो डाउट रह जाता है, या वो हाँ कुछ उसमें ढील छोड़ देते हैं ना, नहीं ये तो ठीक ही लग रहा है। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है ये। हाँ हाँ। हाँ, फिर भी अपने को करना है, पहले अपना करना है, फिर आस पड़ोस में रिश्तेदार जो है उनके करने हैं। चलो नेक्स्ट। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक जो जो आपने बताया ना इस 16 डायरेक्शन को 12 घरों में कैसे बांटे, वो मुझे प्लीज वो सेंड कर देना। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगा, वो संडे को अपन शेयर करेंगे। राशियों वाला, हाँ। राशियों वाला वो अपना सब्जेक्ट इसमें नहीं है, वो अलग से है, मैं कर दूंगा वो। वो 12 राशियां कौन सी दिशा की, वो मैं कर दूंगा। हाँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है यहाँ पे और किसी को नहीं है सर, मेरे यस को ही सेंड यस कर। यस। ठीक है आप हैं उधर से, एक अपने पास वो भी है शायद, सर केपी वाले। जयपुर वाले हैं, जी ज्योतिष का काम करते हैं, राजेश जी शायद है। हाँ है ये हाँ। चलो नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस बताए कोई। सर, आप चाहें तो मैं भी कर, अगर सर ये बता रहा हूँ आपको सर। डायरेक्शन हाँ वाला जी, 12 राशियों वाला आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा, मेरे पास है। हाँ है तो इसमें शेयर कर देना, मेरे पास भी है, कोई बात नहीं, डाल देना, आप डाल देना, और सर मैं उनकी दिशाएं डाल दी। एग्री करता हूँ कि है ना, अगर ऑल्टरनेट डेज हो जाए ना, जैसे 7 दिन का कोर्स ये 15 दिन का या 14 दिन का हो जाए, हर दिन के बाद हाँ एक एक दिन अच्छा, का वो मिल जाए रिव्यू करने का, हाँ तो हाँ, थोड़ा सा वो डिसिप्लिन आ जाए, आप आदमी क्या रिवाइज कर सके कि क्या डिस्कस हुआ था पिछले दिन। बस इसमें थोड़ा सा पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे हमने ये रेगुलर किया था, देख लेंगे, विचार कर लेंगे नेक्स्ट बैच में। या 2 दिन में एक अगर आप तो, चलो और कोई अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर हेलो सर। हाँ जी, सर मैंने आपको डंचोली में आपके साथ विजिट की थी, जो अच्छा, सरपंच की, तो हाँ उसमें रमेश जी आपने बोल रहे बताया था। हाँ जी हैं। राजू हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आपने जो मतलब वहां जाके सरपंच की विजिट की थी ने, इसके अंदर यस आपने मतलब देख के बताया था कि आपके घर में आवाज आती है। यस यस। इसके घर में मतलब सरपंच के घर में आवाज आती है, तो ये और आप उन्होंने कैसे बता दिया था सर? उन्होंने माना भी था, है ना। आज माना अपने था, को बोले आज भी है, बोले। अपने को पता भी नहीं था, हमने उसको बताया, वो कहा हाँ जी आवाज आती है छत पे धम धम हाँ की। जी, बोले बोले रोज आती है, बोले आज भी आई थी, बोले ऐसे। हाँ ये मैंने सुना था सर, आपको आपके सरपंच ने बताया था ऐसे। तो ये सर आपने इसमें बहुत कुछ जोरदार की बात बताई थी ये। ये इसमें कुछ इंट्यूशन की बात है, जैसे आप मेडिटेशन करोगे ना, जहां भी जिस भी प्लेस में विजिट करोगे, आपको स्वतः जी जी। ही सबकॉन्शियस में फीलिंग आएगी उसकी दिशाओं देख के। आपने देखा होगा उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में पूजा की जगह में शू रैक रखा हुआ था और स्टोर था, है ध्यान आपको। हाँ जी हाँ जी। वो नॉर्थ ईस्ट दिशा थी, तो उसकी मेंटली उनको जी डिस्टरबेंस थी, देव एनर्जी कुपित थी। और पूर्व दिशा में जी। पूजा का उनका सामान रखा हुआ था, जो सोशल एक्टिविटी का है, पब्लिक का है जो जोन, वहां पे उनका पूजा का जी। था। तो क्या हुआ इससे? हम्म। इससे ये हुआ कि उनको सोशली आवाज आएंगी, शोर होगा, इस तरह की आवाजें आएंगी उनको, क्योंकि पूजा जहां पे करोगे आप, वो उस चीज को हम्म। बढ़ाएगी, आपको दिखाएगी, बताएगी। और मेंटली हम्म। नॉर्थ ईस्ट में उनके जूते थे, शू रैक थे, इसलिए धमधम की आवाज उनको आनी ही आनी थी।
हाँ जी, हाँ हर चीज का वास्तु में यहाँ कोई जादू नहीं है। जी, इंट्यूशन काम करेगी पकड़ने में, आपने उस बात को पकड़ा या नहीं पकड़ा। सही ढंग से पकड़ने लग जाओ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेडिटेशन करना। मैं आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा, उसको मेडिटेशन करोगे आप, उसको लाइन पे आ जाओगे, डिकोड करना आ जाएगा आपको। तो जैसे ही घर में जाओगे आप उस बात को समझ के कहोगे 100% वो वैसे की वैसे मिलेगी। हाँ जी, मैं जब विजिट करता हूँ या मेरे पास कोई यहाँ आते हैं बात करते हैं तो मैं यहीं से उसकी बात सुन के ही बता देता हूँ कि तेने यहाँ या ये गड़बड़ कर रखी है। हाँ जी, सर आप जो बात कह रहे हैं ना वे खुशदीप बंसीला, सेम मैंने वीडियो और सुनी थी, उन्होंने भी ये सेम बात की थी मेडिटेशन की। सर आपको कितना टाइम हो गया, कितने टाइम में रिजल्ट मिला आपको ये मेडिटेशन का? मेडिटेशन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पहले से का मतलब 84 से। ओहो। मैंने संस्थाएं थोड़ी दो तीन चेंज की, हम्म। लेकिन मैं मेडिटेशन करता रहा हूं। अभी इसमें मेरे पास जो जिस ढंग से मैं, क्योंकि आदमी एक्सपीरियंस लेता है, कभी उससे सीखी, कभी उससे सीखी, कभी उससे सीखी, सारों का निचोड़ निकाल के, और मैंने जो सीखा वो उसमें एक्चुअल में ये पाया कि आदमी को जिस दिन हम, पहला आज का यही था मेरा, और मकसद भी यही था उसको, सुलझाए नहीं सुलझती हालात की गुत्थी अहले दानिश ने बड़ी अकल से उलझाई है। अहले दानिश यानी जो समस्या को बना रहा है, उसको डील कर रहा है। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं ना, सतोगुण जो है वो भी मैं ही हूं, रजोगुण भी मैं ही हूं, और तमोगुण भी मैं ही हूं। तो ये जो पावर है, ये हमारे पास कई बार परीक्षा लेने के लिए आपके सामने समस्या खड़ी करती है। उसे कैसे सुलझना है वो विधि भी है। तो क्या कहा, सुलझाए नहीं सुलझती हालात की गुत्थी अहले दानिश ने बड़ी अकल से उलझाई है। इसलिए सुलझाए नहीं सुलझती हालात की गुत्थी, क्योंकि बंदे ने यानी हमने उसमें अपनी अक्ल लड़ाई है। तो जब परिस्थितियां इस तरह की हो जाए ना, तो मेडिटेशन से आप शांत हो जाइए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। इसका मेरा एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, नाम क्या है उसका, उसमें जो पांचों आपकी स्टेट है, जैसे बीटा से आप अल्फा में आए, बीटा 14 साइकिल पर सेकंड से 21 साइकिल पर सेकंड की, जो अपन डेली रूटीन में रहते हैं, काम करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, ये जो स्टेज है ये बीटा स्टेज है। इसमें माइंड की सोचने की जो वो सर्कल है वो 14 से 21 साइकिल पर सेकंड है। ठीक है, ये बीटा वेव्स है, बीटा स्टेट है। इसके बाद 7 से 14 साइकिल पर सेकंड हमारा माइंड का जो घूमने का वो है, सर्कल है, उसकी स्पीड है, वो है अल्फा स्टेज। 14 से आप 13 आओगे, जब अपने सांस को देखोगे, बैठ जाओगे चुप, धीरे 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 डाउन आएगी माइंड की साइकिलिंग स्पीड। 13 आई, 12 आई, 11 जब आएगी, 10 और 11 आपको नींद आने लग जाएगी हल्की हल्की। जब आपको निद्रा आने लगती है, आपने देखा होगा बैठे बैठे कई बार थक गए बहुत ज्यादा तो आपको लटके आते हैं, आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी डाउन आ रही है, तब हमें नींद आती है। तो 11 के बाद फिर वो 10, 9, 8, 7, 7 तक आ जाती है। ये आपकी अल्फा स्टेज है। अल्फा स्टेज में आकर जब भी जिसके घर जाओ, थोड़ी देर बैठिए, 2 मिनट, अपने आप को सांस देखोगे ना तो आप विचार निकल जाएंगे। अपना सांस अंदर गया, बाहर गया, या ओम का उच्चारण करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे। ओम का मन मन में कर लो। तो अपनी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को डाउन ला के विचार करके फिर आप उनकी सुनो, बैठो, वो क्या कह रहा है, उसका घर का विजिट करो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और ये कब डेवलप होगी, ये मेडिटेशन से होगी। 7 से और 3 तक, 4 तक, सॉरी, 4 से 7 साइकिल पर सेकंड, ये कौन सी स्टेज है, थीटा। इसमें जबरदस्त चीज है, जब माइंड, क्योंकि अर्थ की रिवॉल्विंग जो वो है फ्रीक्वेंसी, वो 7.8 है।
और 7.86 जब माइंड उस स्टेज पे आ जाता है तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है। आपका शरीर, जितनी दिन भर की थकान थी वो शरीर आप फिर से वो पावर रीगेन कर लेते हो, दूसरे दिन काम करने लायक हो जाते हो। जो हमें सोने से मिलती है रोजाना नेचुरल वे में, जब हम सो जाते हैं विचारों से निकल के, तो हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी नीचे आते आते जब 7.86 7.8 पे पहुंचती है तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल में पिन लगाते हो, एक बिजली में लगाते हो, तब मोबाइल चार्ज होना शुरू होता है। ऐसे ही आप जब शरीर में नींद में सोते हो और उस फ्रीक्वेंसी पे आता है तब आप अर्थ एनर्जी से एकीकार हो जाते हो और आप चार्ज हो जाते हो। जिस दिन वहां नहीं पहुंचते, आपको सुबह उठे तो भी थका थका सा लगता है। चार से जब आप, सॉरी, 7.8 से नीचे आओगे, यानी थीटा स्टेज में, उसमें चार एक्सपीरियंस घटते हैं। 4 से 7 के बीच में थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जब आप थीटा में आते हो उस समय आपका सबसे बड़ा एक तो ये होता है कि आप इंट्यूशन बॉडी काम करती है। इंट्यूशन जिनमें जागृत होती है वो या तो मेडिटेशन से वहां पहुंच रहे हैं या गहरी नींद में सोते हैं, वो इंट्यूटिव होते हैं। उनका जो, आपने सुना होगा, जो राइट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन है ना, राइट तार्किक है और लेफ्ट इंट्यूटिव वाला है, तो ये जागृत हो जाता है। इंट्यूशन में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, इंट्यूशन होने लग जाएगी। दूसरा हीलिंग, जब थीटा में पहुंचते हो, हीलिंग। माँ, छोटा बच्चा जब उसका बच्चा पैदा होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, महीने 2 महीने 6 महीने 9 महीने, नींद में भी जब बच्चे को हाथ रख देती, बच्चा रो रहा है उसको हाथ रख देती नींद में, तो वो बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। ये वो माँ की पावर ही है। लेकिन वो पावर कहाँ से आ रही है? वो थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में है, तब हाथ रख रही है, तो वो हीलिंग दे रही है उस बच्चे को। तो आप फ्रीक्वेंसी डाउन करके किसी को भी हीलिंग कर, ये रेक्की क्या है? ये रेक्की एक्चुअल में ये है कि आप अपने प्रैक्टिस से, अभ्यास से, मेडिटेशन से आप अपनी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को, उसका आह्वान करके, ऊर्जा का आह्वान करके, और तुरंत उसको लो कर लेते हो। इस स्टेज में, थीटा स्टेज में आ जाते हो। और जिसको भी फिर आप चौकुरे डाला, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, उसका आह्वान किया, और दूर से भी अगर आप स्क्रीन पे भी उसको देख के हील कर रहे हो, उसकी फोटो को हील कर रहे हो, तो वो उसको एनर्जी पहुंच जाती है और वो उसको हीलिंग हो जाती है। फिर इसमें आता है मेटीरियलाइजेशन। थीटा स्टेज में जब 4 पे आ जाती है, 7 से 4 पे आ जाती है माइंड की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, वो मेटीरियलाइजेशन, वो चाहे वो पदार्थ भी हाथ से बना देते हैं। आपने जादू ये देखे होंगे, कई लोग कपड़े के थान, कैसा चाहिए कलर का, वो जादू दिखाते करते हैं। तो वो तो जादू है। एक्चुअल में मटेरियलाइजेशन पावर भी आ जाती है जब रेगुलर आपका अभ्यास हो जाएगा 4 से 7 ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के बीच में रहने का। तो मटेरियलाइजेशन भी, यानी आप जो चाहो पदार्थ को क्रिएटर टाइप हो जाते हो। और लास्ट में डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 0 से 4 तक, बहुत गहराई में 1-2 डिप इसमें भी लगती है रोज रात को सोते हो तब। ये सारी विधियां मेडिटेशन से भी हम सेम कर सकते हैं। मेडिटेशन में ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल डाउन ला सकते हो। आपको सिर्फ इतना आभास रहेगा, ना शरीर को पता रहेगा, ना हाथ कहाँ है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने को जागृत अवस्था लगेगी कि हाँ मैं हूं। क्योंकि जब पतंजलि कहते हैं कि आप जो विचार कर रहे हो वो हो, एक्चुअल में जब विचार निकल गए, बुद्धि निकल गई, ना बुद्धि है ना विचार है, और वो जो हो वो आपका है, वो हो तुम, तो उसमें टिकना ये मेडिटेशन है। करें आज का क्लोज? किसी का और कोई सर बात एक हो बात, पूछना? बताओ।
सर हाँ, पूजा का सामान राकेश कौन सी दिशा में? राकेश का नंबर लेंगे अभी। बोलो, सविता बोल रही है, राकेश अभी लेते हैं आपका। हाँ सर यही पूछना था कि पूजा का सामान किस दिशा में रखना चाहिए? पूजा का सामान, हाँ जी। हाँ, पूजा का सामान नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वहां पे रखिए। बल्क में है तो उसको फिर स्टोर की जगह में रखिए। पूजा का सामान अच्छा का जैसे मतलब धूप अगरबत्ती वगैरह इनसे ही होगा, घी। हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो वो 2 दिन 3 दिन का रूटीन का है, वो तो वहीं रखिए नॉर्थ ईस्ट में ही। और हाँ आप जी। इकट्ठा लेते हो, 5 10 20 पैकेट ले लिए, वो ले ली इस तरह का, तो फिर उसको स्टोर की दिशाएं हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट है या वेस्ट ई- नॉर्थ वेस्ट है, इनमें रखिए। अच्छा ईस्ट राकेश, साउथ ईस्ट। राकेश बोलो। सर हम जो ये वास्तु दोष निकालते हैं तो ये दोष हम हाँ, पे नहीं लागू होता, मतलब हम पे अटैक नहीं करेगा नेगेटिव आप पे एनर्जी? अटैक आप पे अटैक नहीं करेगा उस समय जब आप ये करेंगे कि मैं तो माध्यम हूं, करने कराने वाली तो वो प्रभु ही है, वो ऊर्जा ही है। फिर नहीं करेंगे आप पे अटैक। आप मैं पढ़े में करोगे, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो उसका दोष आपको लग सकता है। जी। ओके। भगवान का समझ के करते हैं ना, सेवा करते हैं, हम और आश्रम में सर सेवा करते हैं, तो वो माध्यम बने हुए हैं। हम करने कराने वाले कुछ भी नहीं है। ये भाव रहता है तो नहीं लगता। हाँ जी हाँ जी। ओके। और सर ये वास्तु पे रिलेटेड कोई हिंदी में पुस्तक है, किताब हाँ है, कौन सी है? खुशदीप बंसल की वास्तु टुडे, अपनी अपनी संस्था की अभी तैयार हो रही है, हो जाएगी जब हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में। ओके सर, हिंदी में है सर, हिंदी में? हाँ, हिंदी में, हिंदी में ही। ओके सर, थैंक यू। मामा जी मैं सुन रहा था, वो एक्चुअली आप कह रहे थे भाई ठीक है, तो मैंने वो किया था। अच्छा, हैंडरेज वो लग रहा था, चलो ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा? चलो, करें फिनिश। मेडिटेशन हो जाता है मामा जी, मेडिटेशन मेडिटेशन काफी देर से कर रहे हैं, आपने बताया था उस हिसाब से चल रहा है, अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है, सही करते था। रहो। हाँ और हमें एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी, हाँ। अ, कभी मान लो कोई जैसे छोटी मोटी कोई क्वेरी हो, जो 1 मिनट की क्वेरी हो, कई बार अटक जाता है ना, कोई एक चीज नहीं आ पा रही है, यस यस। तो आपको फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हाँ हम पूछ। हाँ, फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, है ना। मैसेज कई बार अपन कहीं बिजी होते नहीं देख पाते, तो अर्जेंट है तो फोन भी कर सकते हो आप। ठीक है। ओके। हाँ, हर समय हम उपलब्ध रहेंगे उनके टाइम। तो वाजपेयी जी कहाँ रह रहे हो, जयपुर में आप? सर मैं मालवीय नगर। मालवीय नगर में, हाँ, बात हुई थी। चलो ठीक है, ठीक है, फिर आज का करें। यस है सर। जी। जी सर। ठीक है सर। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप वास्तु एक्सपर्ट हैं। हाँ, एक चीज, सर्टिफिकेट वैसे मैनुअल हम देते हैं, वो बैच जब प्रैक्टिकल 2 3 बैच का करेंगे तब दे देंगे। पहले चाहिए तो फिर ऑनलाइन हम दे सकते हैं। सर्टिफिकेट इश्यू होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली जिस दिन होगा उस दिन आए तो ज्यादा अच्छा है। वो फोटो बन जाएगी, वीडियो भी होगा, सारा कुछ होगा उस समय। आ जाएंगे ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हमारी थैंक तरफ यू से सो भी मच सर। राम जी सर। ओके सर, ओके।